हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। करमन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 10th में 2023। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है टीएस त्रिमूर्ति जी, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी, मोहन लाल। इसका जो करेक्ट आंसर है टीएस त्रिमूर्ति जी। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है स्थायी मिशन व राजनयिक मिशन। जो स्थायी मिशन और राजनयिक मिशन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपनी एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। जो स्थायी मिशन और राजनयिक मिशन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा एक स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र के लिए नियुक्त किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इसके स्थायी को प्रतिनिधि को इसका संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में जो अवर सचिव जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ पदों पे, जो बड़े बड़े पदों पे महासचिव के और सचिव जनरल के पदों पर जो 8 भारतीय नियुक्त हैं, ये साल 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ये जो हैं 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी हैं। टीएस मूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है। जो त्रिमूर्ति जी की जो नियुक्ति की गई है, उनसे पहले जो वर्किंग थे वहाँ पर वो थे अकबरुद्दीन के स्थान पर। वर्तमान समय में ये विदेश मंत्रालय में सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। एक बार देख लेते हैं। यह है हमारे त्रिमूर्ति जी और यह है हमारे मिस्टर अकबरुद्दीन जी। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? ऑप्शन है मिशन मृदा, मिशन पोषक, मिशन मोड, मिशन कल्याण। जिसका करेक्ट आंसर है वो है मिशन मोड। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए ये मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। जो इसका आह्वान किया गया है वो कृषि और किसान के कल्याण मंत्रालय द्वारा जो जैव और जैविक उर्वरकों के जो बढ़ता उपयोग है, जो उपयोग में ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं, उनके रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड को जारी किया गया है, जिससे कि उसका इस्तेमाल कम से कम हो सके, उसकी जागरूकता सभी को दी जाएगी। मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। जो सभी को आधारित किया जाएगा इस मिशन के जारी करने के लिए वो दिशा निर्देशों को जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड होगा सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उनके स्वास्थ्य कार्ड सिफारिशों के आधार पर उन्हें नियुक्त किया जाएगा। 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस जो है वो देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गाँव के किसानों को जागरूक करना है। जो इनका टारगेट है 2020 से 21 के बीच में वो 1 लाख से ज़्यादा गांव के जो किसान हैं उनको जागरूक करना है। इसके साथ देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एंड होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापना हुआ है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य एवं कृषि संगठन और लास्ट ऑप्शन है विश्व बैंक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं।
डिटेल्स है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। जो विस्थापन हुआ है वो 33 मिलियन, ये पूरे विश्व का इन्होंने एक बायोडेटा दिया है कि जो 33 मिलियन लोग हैं उनका आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। ये इनकी एक रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा, ये जारी की गई है जिसको लॉस्ट एंड फाउंड कहा गया है और 2019 में ये जारी की गई है। इसमें 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे हैं, जिसमें इनमें जो फोकस किया है वो बच्चों के लिए किया गया है, जिसमें 12 मिलियन बच्चे हैं। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्षण और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्रकृति आपदाओं के कारण हुआ है। इट मीन्स जो 3 मिलियन बच्चे हैं उनका जो विस्थापन हुआ है वो संघर्ष और हिंसा के कारण हुआ है, और जो इनमें से 2 मिलियन है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जो बताया गया है वो 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण वो जो हुआ है, भारत में से 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। जो भारत का एजेंडा दिया गया वो है 5 मिलियन का, राइट। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापना हुई है, और इनको क्रमशः देखा जाए तो भारत के बाद सेकंड है फिलीपींस, देन बांग्लादेश और फिर है चीन। इसी के साथ देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? साइरस पूनावाला, गौतम अडानी, सुनील मित्तल, डी है मुकेश अंबानी। जो करेक्ट आंसर है वो है मुकेश अंबानी जी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, इस सूची में रिलायंस इंडिया के जो चेयरमैन है हमारे मुकेश अंबानी जी, वो 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहला स्थान बरकरार रखा है। उनका जो पहला स्थान है उन्होंने अपना बरकरार रखा है, और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। जो भारत में वो सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं वो है मुकेश अंबानी जी। हालांकि उनकी जो कुल संपत्ति है उसमें गिरावट भी आई है। बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है। उनकी जो कमी आई है वो 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वे पहले स्थान पर मौजूद हैं। इतनी कमी आने के बावजूद भी वो अभी भी पहले स्थान पर मौजूद हैं। जो उन्होंने अभी पहला स्थान अपना जारी रखा है वो रखा 36.8 बिलियन डॉलर के साथ पहला स्थान अपना बरकरार रखा है। वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधा किशन दमानी जी, शेयर जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट में गिरावट रही है, उसके बावजूद भी जो राधा किशन दमानी जी हैं 13.8 बिलियन डॉलर के साथ संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो एक बार देख लेते हैं। यह है मिस्टर अंबानी जी और यह है मिस्टर राधे किशन दमानी जी। यह है मिस्टर अंबानी जी और यह है मिस्टर राधा किशन दमानी जी। एक बार डिटेल से नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? ऑप्शन है दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, परिणीति चोपड़ा, तापसी पन्नू। जिसका करेक्ट आंसर है वो है दिया मिर्जा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो कार्यक्रम है कि सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है हमारी दिया मिर्जा जी का जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा अब साल 2022 के अंत तक इस पद पर संभालेंगी। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य के प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत हैं। वो ये संयुक्त राष्ट्र की जो हैं वो विशेष दूत हैं। उनका कहना है कि कार्यकाल का बढ़ाना पर्यावरण के लिए बदलती चीज़ों की दिशा पर काम करने के लिए एक मौका और मिलने जैसा है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है?
ऑप्शन है मोहन त्यागी जी, DPS नेगी जी, राहुल रॉय, अजय सचदेवा। जो करेक्ट आंसर है वो है DPS नेगी जी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है DPS नेगी जी की। भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी DPS नेगी ने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाला है। जो DPS नेगी जी हैं उन्होंने हाल ही में जो पद धारण किया है वो क्या है, श्रम ब्यूरो का। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। जो ये श्रम ब्यूरो है वो जो कार्य करता है वो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा जो मुद्रास्फीति होती है उसके संबंधित आंकड़े जो जुटाने होते हैं उनके विश्लेषण के लिए कार्य करता है। महानिदेशक के अलावा नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। वो सिर्फ एक ही पद नहीं संभालेंगे, वो जो मंत्रालय का वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार है उसका भी कार्य करेंगे। नेगी जी जो हैं वो 1985 बैच के भारतीय अर्थ सेवा अधिकारी जी हैं। एक बार देख लेते हैं, ये हैं हमारे नेगी जी, DPS नेगी जी। ओके, इसी के साथ देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। जो डिटेल्स हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच जो ऐप को लॉन्च किया है कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए। जो ये उत्तर प्रदेश ने ऐप को जो लॉन्च किया है वो किया है लोगों की जो कोविड-19 की तरफ से जो सभी स्टेट, सभी पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड जो जूझ रहा है उन लोगों की सुरक्षा के लिए, देख रेख के लिए देखते हुए उनके लिए ये ऐप को लॉन्च किया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। जो इसे तैयार करने वाले हैं वो राज्य के जो हैं वो आयुष विभाग है जिन्होंने इसे तैयार किया है। मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ ने ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। जो ऐप जो है वो जो आधारित की गई है वो जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित की गई है। यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। जो कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रक्रिया के प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और स्वास्थ्य का उपचार और उपाय प्रदान करने के लिए इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है। और जो एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है वो है लखनऊ और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और जैसा कि अभी पढ़ा जो CM है हमारे मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। ओके, और जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन स्टेट भी है। जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है वो भी उत्तर प्रदेश ही है। जो यहाँ उत्तर प्रदेश देखते हैं अपनी सीमा जो शेयर करता है वो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं बिहार से शेयर कर रहा है, यहाँ से देख पा रहे हैं झारखंड से भी शेयर करता है, यहाँ से देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ से भी अपनी सीमा रेखा को शेयर करता है, यहाँ ये मध्य प्रदेश से भी अपनी सीमा को शेयर करता है, यहाँ दिल्ली से भी करता है और यहाँ देख पा रहे हैं आप ये हरियाणा से भी अपनी सीमा रेखा को शेयर करता है, राइट। और यहाँ से देखेंगे उत्तराखंड से भी अपनी सीमा को शेयर करता है और यहाँ पे ये नेपाल से भी अपनी सीमा रेखा को शेयर करता है। इसी के साथ देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? ऑप्शन है 7, 8, 5, 2। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 2। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, केंद्रीय मंत्री जो है हमारे नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि वाहन कबाड़ नीति को भी जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
जो कबाड़ नीति है उसको भी जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने सदस्यों को कारोबार में नकदी बढ़ाने पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। उन्होंने जो सुझाव दिया है सभी को वो दिया, नकदी बढ़ाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि उद्योग को इनोवेशन, तकनीकी और कौशल विकास पर फोकस करना चाहिए। जो कि उद्योग इनोवेशन है उनकी तकनीकी और कौशल विकास पे फोकस करना चाहिए ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। नितिन गडकरी जी ने लॉकडाउन के कारण देश भर में बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द ही शुरू करने के लिए आश्वस्त किया है। इट मीन्स जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नियमित संपर्क में हैं। वो नियमित उन दोनों के संपर्क में है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन दोनों की ही ये लगातार संपर्क में हैं जो कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 8,304, 7,403, 9,304, लास्ट ऑप्शन है 5,304। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 9,304 पदों को समाप्त करने के लिए मंजूरी दे दी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं जो रक्षा मंत्रालय द्वारा फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डीबी को सिफारिशों, जो फैसला लिया गया है वो लेफ्टिनेंट जनरल डीबी के सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। जो लेफ्टिनेंट जनरल शेखटकर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय सुझाव देते हुए, जो असंतुलित रक्षा व्यय है उनको संतुलित करने के उपाय देते हुए ये प्रस्ताव को रखा था। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि MES के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मूल और औद्योगिक कर्मचारियों के कुल 13,157 रिक्त पदों में से MES में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी गई है। जो औद्योगिक कर्मचारी के कुल जो पद थे 13,157, उनके रिक्त स्थान के जो पदों में से जो MES ने 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? ऑप्शन है नमस्ते भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, एकजुट भारत मिशन, कल्याण भारत मिशन। जो करेक्ट आंसर है वो है वंदे भारत मिशन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं जो भारत सरकार है कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे जो भारतीय हैं, हमारे भारतीयों को लाने के लिए उन्होंने जो मिशन स्टार्ट किया है उसका नाम है वंदे भारत मिशन। इसकी एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि एयर इंडिया है और उसकी जो सहायक कंपनियां एयर इंडिया एक्सप्रेस, वो 12 देशों में जो फंसे हुए हैं 14,800 भारतीय, उन्हें वापस लाने के लिए ये 64 उड़ान का संचालन करेगी। दोनों कंपनियां वंदे भारत मिशन के तहत काम करेंगी। जो दोनों कंपनियां काम करेंगी वो करेंगी वंदे भारत मिशन के तहत में। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे आने वाले यात्रियों को पहुंचने की तारीख 14 दिन पृथकवास में रखा जाएगा, जिसके लिए उन्हें स्वयं भुगतान करना पड़ेगा। इट मीन्स जो हवाई अड्डे पे यात्री पहुंचेंगे 14 दिन के लिए, जो पृथकवास में जो क्वारंटाइन के लिए रखा जाएगा, जिसके लिए वो स्वयं भुगतान करेंगे। सो गाइस, ये थे आज के हमारे कुछ MCQs और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो
और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।